वेलकम माय डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने जा रहे हैं 2022 में रिलीज हुई स्कूल ऑफ मैजिकल एनिमल्स 2। अगर आपने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर देखिए, वरना पार्ट 2 का पूरा मजा नहीं लूट पाएंगे आप। तो चलिए देखते हैं इस जर्मन फैंटेसी एडवेंचर मूवी का सेकंड पार्ट। बाकी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक, यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत मैदागास्कर के एक घने जंगल में होती है। पहले पार्ट में आपने जिस मैजिशियन को देखा था वो अपने ट्रक में जा रहा होता है। उसने सुना था कि इस जंगल में कोई मैजिकल एनिमल है और उसी की तलाश में वो यहाँ पर आया है। मैजिशियन का टॉकिंग बर्ड हमेशा की तरह चबर चबर बकवास कर रहा होता है। मैजिशियन एक गड्ढे में उतरकर चलने लगता है। तभी उसे कोई अजीब आवाज आती है और उसके पीछे एक एनिमल का रूप दिखता है, पर जब वो मुड़ता है तो एनिमल गायब। मैजिशियन जान जाता है कि वो कोई मैजिकल एनिमल था। फिर वो एक घटिया सा जोक सुनाता है जिसे सुनकर वो एनिमल प्रकट हो जाता है और खूब हंसने भी लगता है। दरअसल ये एक गिरगिट है। अब गिरगिट रियलाइज करता है कि मैं तो पकड़ा गया। मैजिशियन कहता है कि डरो मत, मेरे पास तुम जैसे कई मैजिकल एनिमल्स हैं। गिरगिट खुश होकर कहता है कि यार, मैं इस जंगल में अकेला पड़ गया था, मेरे कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, मुझे तो बस फ्रेंड से मतलब है। ये कहकर वो बड़े चाव से मैजिशियन के हाथ पर चढ़ जाता है। मैजिशियन उसको लेकर चल देता है और यहाँ कट करके मूवी का टाइटल स्कूल ऑफ मैजिकल एनिमल्स 2 डालकर होती है मूवी शुरू। अगले सीन में हम इडा के घर को देखते हैं जहाँ उसका मैजिकल पेट यानी फॉक्स खिड़की के बाहर देख रहा होता है। फिर वो इडा के बेड पर आता है जहाँ पर वो सो रही होती है। इतने में दरवाजे पर आवाज को सुनकर फॉक्स टॉय बन जाता है। इडा का बर्थडे है तो उसकी माँ उसे विश करने आई है। वो कैंडल से डेकोरेटेड केक लेकर इडा को उठाती है और उसे गले लगाकर बर्थडे विश करती है। माँ के जाते ही फॉक्स फिर से नॉर्मल हो जाता है और इडा को बर्थडे विश करता है। लेकिन इडा को तो जोई के विश का इंतजार है क्योंकि उसे जोई पर क्रश है। वहाँ जोई भी प्रैक्टिस कर रहा होता है कि वो इडा को बर्थडे कैसे विश करे। इतने में आईने में कुछ लेटर्स नजर आते हैं। उसमें लिखा होता है कि तुम्हें जल्द ही एक मैजिकल एनिमल मिलने जा रहा है। ये देखकर जोई बड़ा खुश होता है। इडा यहाँ फॉक्स को लेकर स्कूल जाती है, लेकिन जब कोई पास आता है तो फॉक्स छुप जाता है। दूसरी ओर अना नाम की लड़की को दिखाते हैं। ये उस गर्ल्स गैंग की मेंबर है जो पहले पार्ट में इडा को बुली करते थे। अना को एक पोस्टर दिखता है जिसमें लेटर्स रीअरेंज करके रखे होते हैं। उसमें लिखा है कि तुम्हें स्कूल ऑफ मैजिकल एनिमल्स में सिलेक्ट किया गया है और जल्द ही तुम्हें एक मैजिकल पेट मिलने वाला है। अना को विश्वास ही नहीं होता। तभी बैनी एज यूजुअल अपने स्केटबोर्ड का कंट्रोल खोकर अना से टकरा जाता है और उसका कछुआ भी गिर जाता है। अना उसे उस पोस्टर के बारे में बताती है तो बैनी और कछुआ कहते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा, लगता है तुम पागल हो गई हो। ये कहकर दोनों चले जाते हैं। तभी अना की गैंग आती है और उनकी लीडर जिसका नाम हेलन है। अना उससे भी पूछती है कि ये क्या चीज है, पर वो अपना बैग अना को पकड़ा देती है और कहती है पोस्टर ताकना बंद करो और मेरे बैग क्लास में लेकर आओ। स्कूल में सभी इडा को बर्थडे विश कर रहे होते हैं। अना भी उसे विश करना चाहती है लेकिन हेलन उसे मना कर देती है। फिर सभी क्लास पहुंचते हैं तो उनकी क्लास टीचर यानी मैरी आती है। मैजिशियन का टॉकिंग बर्ड भी आ जाता है जिसको देखकर बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं कि आज बाकी लोगों को भी मैजिकल पेट्स मिलेंगे। तभी वहाँ पर मैजिशियन भी आ जाता है। उसको देखकर तो बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। वो अपना कोट घुमाकर टेबल पर बिछाता है तो उसके अंदर से कुछ निकलता है। मैजिशियन कोट हटाता है तो एक पेंगुइन निकल आता है और बच्चों से पूछता है कि हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वैसे दोस्तों जैसे मैं आपसे रोज पूछता हूँ, वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। फिर वो एकदम शानदार वॉक करके जोई के पास जाकर कहता है आज से मैं जोई के साथ ही रहूंगा। जोई एक्साइटेड होकर उसे हाई फाई देता है। पेंगुइन एकदम कूल टाइप का मालूम होता है और ये देखकर फॉक्स और कछुआ को हो जाती है जलन, कहीं ये हमसे बेहतर ना हो जाए। इतने में मैजिशियन दोबारा अपना कोट टेबल पर बिछाता है और लगता है उसके अंदर एक छोटा एनिमल प्रकट हो रहा है। अना खुश हो जाती है कि ये एनिमल उसी के लिए होगा, पर जब मैजिशियन कोट हटाता है तो अंदर कुछ नहीं होता। मैजिशियन कहता है कि बस आज के लिए इतना ही। अना बेचारी उदास हो जाती है। दरअसल उसके अंदर वही गिरगिट था जो गायब हो जाता है। वो चुपके से उतरकर अना के बैग में घुस जाता है। अगले सीन में मैरी बच्चों को स्कूल ऑडिटोरियम में लेकर जाती है जहाँ वो स्कूल एनुअल डे के लिए एक प्ले करना चाहती है। इडा कहती है कि मैं उस प्ले का स्क्रिप्ट लिखकर डायरेक्ट करूंगी। इतने में वहाँ पर प्रिंसिपल आते हैं तो फॉक्स और कछुआ टॉय बन जाते हैं, लेकिन अपना पेंगुइन चेंज नहीं होता। जोई उसकी पीठ पर लात मारकर कहता है कि अबे तुझे अलग से बोलना पड़ेगा क्या। तब जाकर पेंगुइन टॉय बन जाता है। प्रिंसिपल आकर सभी को एक स्क्रिप्ट देता है जो कि एक हिस्टोरिकल प्ले है। वो कहता है कि यह हमारे स्कूल का 250th एनिवर्सरी है, इसलिए तुम्हें यही प्ले करना है। इस सिटी का कलेक्टर ही नहीं बल्कि प्रेस वाले भी यहाँ आकर फंक्शन में भाग लेंगे। मैरी कहती कि सर हम तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले करने जा रहे हैं जिसमें एक अकेली प्रिंसेस ने कई पायरेट से लड़कर उन्हें भगा दिया था। पर प्रिंसिपल कहता है कि ये कहानी सच्ची नहीं है, इसका कोई प्रूफ भी नहीं है, इसलिए तुम मेरा दिया हुआ प्ले प्रैक्टिस कर लो। जब प्रिंसिपल चले जाते हैं तो सारे मैजिकल एनिमल्स नॉर्मल हो जाते हैं। बच्चे प्रिंसिपल का स्क्रिप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि वो एकदम बोरिंग प्ले है। मैरी कहती है हम वही करेंगे जो पहले डिसाइड कर चुके हैं। ये कहकर सभी प्रिंसिपल के स्क्रिप्ट्स को कचड़े के डब्बे में डाल देते हैं।
अब हेलन कहती है कि मैं उस प्रिंसेस का रोल करूंगी, पर इडा कहती है कि इस स्क्रिप्ट को मैंने लिखा है और मैं ही इसकी हीरोइन बनूंगी। हेलन पूछती है क्या कोई इडा को हीरोइन के रूप में देखना चाहता है, और सभी डर के मारे चुप रहते हैं। देखा, सब चाहते हैं कि मैं इसकी हीरोइन बनूं। ये कहकर वो इडा से स्क्रिप्ट छीन लेती है। शाम को इडा के बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन में सभी एंजॉय कर रहे होते हैं। पेंगुइन भी उछल कूद कर रहा होता है। दरअसल पेंगुइन दूसरे मैजिकल एनिमल्स की तरह बिल्कुल नहीं है। वो किसी से डरकर टॉय नहीं बनना चाहता, बल्कि हमेशा अपनी ओरिजिनलिटी को दिखाना चाहता है। हेलन देखती है कि जोई और इडा क्लोज हो गए हैं और उसे भी जलन होती है। वो किसी भी तरह इन दोनों को अलग करना चाहती है। फिर वो अना को बुलाकर अपना बैग उसे देती है और कहती है कि कल मेरा भी होमवर्क करके लाना, समझी? और तुम तो अच्छी सिलाई कर लेती हो ना, तो प्ले के लिए मेरा प्रिंसेस ड्रेस भी तुम ही बना कर लाना, समझी? इस तरह उसको ऑर्डर देकर हेलन चली जाती है। अना को हेलन की नौकरानी बनकर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, लेकिन इन 3 फ्रेंड्स के अलावा उसकी और कोई फ्रेंड्स भी तो नहीं होती, इसलिए उसे हेलन की हर बात माननी पड़ती है। उस रात वो होमवर्क कर रही होती है तो वो उस प्ले का स्क्रिप्ट देखती है जिसकी एक कॉपी इडा ने सबको दे रखी होती है। उसमें इडा ने प्रिंसेस के लिए एक सॉन्ग भी लिखा था। अना को वो बहुत ही पसंद आता है और खुद प्रिंसेस की तरह उसे गाने लगती है। उसकी सुरीली आवाज को सुनकर गिरगिट प्रकट होता है। वो अना को बताता है कि मैं ही तुम्हारा मैजिकल पेट हूँ, मैं जब चाहूँ गायब भी हो सकता हूँ और रंग भी बदल सकता हूँ। अब अना एकदम खुश होकर उस गिरगिट के साथ खेलने लगती है। अगले दिन बैनी स्केट करके स्कूल आता है तो एक गड्ढे से बचने के लिए वो दूसरी ओर जाकर गिर जाता है। अब प्रिंसिपल वॉचमैन से पूछते हैं कि ये गड्ढा किसने किया, इसे जल्दी बंद करो। जी सर, कहकर वॉचमैन काम पे लग जाता है। इडा के प्ले की कास्टिंग शुरू हो जाती है। स्टोरी के मेन पायलट का रोल वो जोई को देती है। तभी हेलन कहती है कि जोई को मैं ट्रेन करूंगी, तुम दूसरे कैरेक्टर्स को ट्रेन करो। इडा को गुस्सा आ जाता है। उसी शाम को पेंगुइन को अपने फेवरेट फिश की स्मेल आती है तो वो स्मेल के पीछे पीछे जाता है। वहाँ हेलन फिश पकड़कर बैठी होती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें रोज फिश दूंगी, तुम बस मुझे जोई के साथ क्लोज होने में मदद करो। इतने में जोई वहाँ पर आ जाता है। हेलन कहती है कि आज शाम 5 बजे तुम मेरे घर आ जाना, दोनों मिलकर प्ले प्रैक्टिस करेंगे। जोई सोचने लगता है, पर इतने में पेंगुइन हेलन से कहता है तुम फिक्र क्यों करती हो, इसे तो मैं ले आऊंगा, ये ठीक 5 बजे पहुंच जाएगा। फिर जोई घर के लिए निकलता है तो इडा पूछती है क्या तुम शाम को मेरे घर आओगे, मैं तुम्हें पायरेट कैप्टन का कैरेक्टर बहुत अच्छे से समझाऊंगी और तुम्हें ट्रेन भी करूंगी। लेकिन जोई कहता है कि मैं हेलन के घर जा रहा हूँ, वही मुझे सिखाएगी। इडा भी हंसकर कहती है कि अच्छी बात है, लेकिन वो मुड़ती है तो पता चलता है वो इस बात से बहुत ही दुखी है। घर पर वो प्ले के लिए नया गाना कंपोज कर रही होती है। दूसरी ओर हेलन और जोई मजे से प्ले की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इस पेंगुइन को देखिए, हेलन के दिए हुए फिशेस को बिरयानी की तरह कैसे चबा चबा कर खा रहा है। वहाँ अना और बैनी अपने घरों में प्ले के लिए जरूरी चीजें तैयार कर रहे होते हैं। अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल वॉचमैन पर चिल्ला रहे होते हैं कि कल एक गड्ढा बंद किया तो आज इतने सारे गड्ढे कहाँ से पैदा हो गए। मैं क्या जानूं सर, जरूर रात को कोई गड्ढा खोद कर गया होगा। दोस्तों, पार्ट 1 में आपने देखा कि किस तरह जोई अपने पेरेंट्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए स्कूल की चीजें चुराकर जगह जगह स्माइली बनाकर रखता था। लेकिन इस पार्ट में ये मिस्टीरियस गड्ढे कौन खोद रहा है। प्रिंसिपल भी इस बात से परेशान होते हैं और वॉचमैन को रात में स्कूल की पहरेदारी करने के लिए कहते हैं। जोई और बैनी अपने अपने रोल्स को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इतने में प्रिंसिपल के आने की खबर आ जाती है तो सभी जल्दी में कचड़े के डब्बे से उनका दिया हुआ स्क्रिप्ट उठाकर हाथ में रख लेते हैं और उससे प्रैक्टिस करने की एक्टिंग करते हैं। इन्हें हिस्टोरिकल प्ले प्रैक्टिस करते हुए देखकर प्रिंसिपल भी खुश हो जाता है। जब वो चले जाते हैं तो वो फिर पायरेट्स वाला प्रैक्टिस करते हैं। दरअसल इडा ने अपनी क्रिएटिविटी से उसमें एक सीन लिखा था जिसमें एक फैल्कन बर्ड पायरेट्स के साथ लड़ता है। लेकिन अब हेलन इस स्क्रिप्ट को चेंज करना चाहती है और कहती है कि क्लाइमेक्स फाइट के बाद पायरेट्स के लीडर और प्रिंसेस के बीच प्यार हो जाता है, मतलब मेरे और जोई के बीच लव वाला सीन होना चाहिए, ये होगा हमारा क्लाइमेक्स। वो कहती है कि इस स्क्रिप्ट को चेंज करके लिखो। इडा इस पर बहुत गुस्सा होकर चली जाती है। फॉक्स उसके पास बैठ जाता है। इन दोनों को देखकर गिरगिट अना से कहता है तुम प्रिंसेस बनो या ना बनो, लेकिन प्लीज मेरे लिए वो गाना गाओ जो उस दिन तुमने गाया था। वो हाथ जोड़कर विनती करता है। लगता है भारतीय गिरगिट है दोस्तों। पहले तो अना मना कर देती है, लेकिन गिरगिट की जिद के आगे उसे गाना ही पड़ता है। तभी गिरगिट अपनी जीभ बाहर करके खिड़की खोल देता है। अना की सुरीली आवाज को सुनकर इडा और फॉक्स खिड़की से झांकते हैं। ऐन वक्त पर गिरगिट गायब। जब वे चले जाते हैं तो गिरगिट ताली बजाकर कहता है वाह कितनी मधुर आवाज है तुम्हारी। फिर इडा प्ले के सारे कैरेक्टर्स को बुलाती है और कहती है कि प्रिंसेस कैरेक्टर के लिए मैंने सबका ऑडिशन किया था, लेकिन अना का ऑडिशन नहीं किया, पर आज मुझे पता चला कि अना की सुरीली आवाज प्रिंसेस कैरेक्टर के लिए बहुत सूट करेगी। अब हेलन अना से लड़ने लगती है तो इडा कहती है तुम दोनों को एक चैलेंज दिया जाएगा और जो बेटर परफॉर्म करेगा उससे ही प्रिंसेस का रोल मिलेगा। दोनों चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों बहुत अच्छा करती है। वोटिंग की जाती है तो टाई हो जाता है क्योंकि जोई वोट नहीं करता। इडा पूछती है तुम किसे वोट करोगे तो जोई कहता है मेरा वोट हेलन को जाता है। इस तरह प्रिंसेस का रोल मिल जाता है हेलन को। अब इडा को जोई से चिढ़न होने लग जाती है। अना बेचारी परेशान होकर गिरगिट को डांटती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए गा रही थी, तुम्हें खिड़की खोलने की क्या जरूरत थी। अब देखो मेरी जो 3 फ्रेंड्स थी वो भी मेरी दुश्मन बन गई है। रात को स्कूल में वॉचमैन पहरा दे रहा होता है।
लेकिन बेचारे को नींद आ जाती है और वो खर्राटे लेते हुए सो जाता है। तभी वहाँ पर कोई आता है और जमीन पर लगे टाइल्स को निकाल कर खोदने लगता है। वॉचमैन को फिर अगले दिन डांट पड़ती है कि कल रात तुम कहाँ मर गए थे। वॉचमैन कहता है कि सर आंख लग गई थी, लेकिन आज रात ऐसा नहीं होगा, मैं पक्का उसे रंगे हाथों पकड़ लूंगा। क्लास में हेलन एक पेपर में कुछ लिखकर जोई को पास करती है। पेंगुइन उसका जवाब लिखकर वापस हेलन को पास कर देता है, जिसे देखकर हेलन बहुत खुश हो जाती है। बैनी गड्ढे के पास खड़ा होता है तो एडा वहाँ पर आती है। बैनी कहता है कि आज रात मैं स्कूल आऊंगा और पता लगाऊंगा ये गड्ढे कौन खोद रहा है। एडा कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। अब अना आती है और कहती है अब मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्या मैं भी तुम्हारी फ्रेंड बन सकती हूँ। दोनों तुरंत हाँ कर देते हैं। उस रात बैनी, इडा और अना मैजिकल पेट्स के साथ स्कूल जाते हैं। एक लैडर की मदद से वो स्कूल के अंदर घुस भी जाते हैं। वॉचमैन चाय पीते हुए पहरे पे बैठा होता है। तीनों खिड़की से देखते देखते सो जाते हैं। तभी वही ब्लैक ड्रेस वाला स्कूल में घुसता है, जिसे देखकर मैजिकल पैड्स इन तीनों को जगा देते हैं। वो ब्लैक ड्रेस वाला दूसरी जगह जाकर मिट्टी निकालने लगता है। लगता है ये किसी खजाने की तलाश में है और आज वो उसे मिल गया है। इसी बीच यहाँ पर गिरगिट आकर फॉक्स को डरा देता है और सभी मिलकर वहाँ की चीजों को गिरा देते हैं। आवाज सुनकर वॉचमैन जाता है और चेयर के साथ ही गिर पड़ता है। तभी वो उस ब्लैक ड्रेस वाले को देख लेता है और उसके चेहरे पे टॉर्च मारता है। ये कोई और नहीं, इन बच्चों की क्लास टीचर मैरी है, जो रोज यहाँ आकर गड्ढा खोदती है। अगले दिन प्रिंसिपल मैरी से इंक्वायरी करते हैं, लेकिन वो कहती है कि मेरा हेयर क्लिप कहीं गिर गया था, उसी को ढूंढ रही थी। प्रिंसिपल जानते थे कि ये झूठ बोल रही है, इसलिए वो मैरी को नौकरी से निकाल देते हैं। ये देखकर बच्चे शॉक हो जाते हैं कि अब मैरी के बिना वे प्ले परफॉर्म कैसे करेंगे। क्लास के बाद हेलन अना को बताती है कि तुम इडा पर भरोसा मत करो, वो तुम्हें अपनी फ्रेंड नहीं मानती, बल्कि मुझसे बदला लेने के लिए उसने तुम्हें अपनी फ्रेंड बना लिया है। यहाँ जो इडा को अकेले में जाकर कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। इडा पूछती है कि क्या हेलन तुम्हें पसंद नहीं है। जोई कहता है कि मैं तो सिर्फ इस प्ले के लिए उससे मिलता हूँ, वरना मुझे वो जरा भी अच्छी नहीं लगती। ये सुनकर इडा खुश हो जाती है और दोनों किस करने जाते हैं। तभी ऊपर खड़े मैजिकल पेट्स कहते हैं, ओए कब तक ऐसे खड़े रहने का इरादा है, कब तक किस करोगे तुम दोनों, हैं? जोई और इडा हंसकर वहां से चले जाते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम अब इडा का प्ले करें या प्रिंसिपल का वो बोरिंग प्ले। तब जो आकर कहता है कि हमने आज तक जिसकी प्रैक्टिस की थी हम सब मिलकर वही करेंगे, यानी इडा का प्ले। ये सुनकर बाकी बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं। यहाँ वॉचमैन उस आखिरी गड्ढे को बंद कर रहा होता है जो कल रात मैरी ने खोदा था, लेकिन वो मिट्टी डालता जाता है पर गड्ढा बंद नहीं होता। फिर वो उस होल पर एक प्लेट रखकर मिट्टी से उसे बंद कर देता है। एनुअल डे फंक्शन का दिन भी आ जाता है और सारी तैयारियां हो जाती हैं। प्रिंसिपल अपनी स्पीच प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जोई की क्लास के 2 स्टूडेंट्स प्रिंसिपल के रूम का लैंडलाइन वायर कट कर देते हैं और दरवाजे पर एक लैडर लगा देते हैं, जिससे कि दरवाजे का नॉब खुल ना पाए। जब प्रिंसिपल दरवाजा खोल नहीं पाता तो वो किसी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन वायर तो कट हो चुका है। शो से पहले हेलन फोन लेकर बाहर जाती है और किसी से बहुत देर तक बात कर रही होती है। वो उसी जगह पर खड़ी होती है जहाँ पर मैरी ने आखिरी बार गड्ढा खोदा था। वॉचमैन ने उसे बंद जरूर किया था, लेकिन उसने जो प्लेट रखा था वो टूट जाता है और हेलन अंदर गिर जाती है। अंदर से वो एक टनल की तरह होता है। लगता है इस जगह पर कई ट्रैप्स हैं। एक जगह पर वो कदम रखती है तो अचानक उसके पैर को एक रस्सी फंस जाती है। हेलन उल्टी लटक जाती है। यहाँ एनुअल डे फंक्शन में इनका प्ले स्टार्ट हो चुका है। अब इडा प्ले की हीरोइन यानी कि हेलन को ढूंढती है, पर जब वो नहीं मिलती तो अना से कहती है कि प्रिंसेस का ड्रेस तुम पहन लो, आज की हीरोइन तुम ही हो। अपना फेवरेट कैरेक्टर प्ले करने के लिए अना इनकार थोड़ी ना करती, वो खुशी से मान जाती है। इसी बीच हेलन के 2 फ्रेंड्स बाहर जाकर देखती हैं तो गड्ढे के पास हेलन का फोन पड़ा होता है। दोनों तुरंत जाकर अना को बताती है तो वो कहती है कि शायद वो गड्ढा ठीक से बंद नहीं हुआ, हेलन उसके अंदर गिर गई होगी। इतने में इडा आकर कहती है कि अगले सीन में तुम्हारी एंट्री है, पर अना कहती है कि हेलन तो गड्ढे में गिर गई है, हमें उसे बचाना होगा। ये कहकर वो बाहर भागती है तो बैनी भी उसके पीछे भागता है। दोनों एक रोप की मदद से टनल के अंदर जाते हैं। गिरगिट भी अना के पीछे चला जाता है। यहाँ पायरेट्स वाला प्ले जोरों शोरों से चलता है और जोई बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर देता है। अब तक प्रिंसेस की एंट्री हो जानी चाहिए थी, लेकिन प्रिंसेस का ड्रेस तो अना पहनकर चली गई, इसलिए इडा कोई और ड्रेस पहनकर अलग ही डायलॉग्स बोलने लगती है। ना जोई की कुछ समझ में आता है, ना ही ऑडियंस की। गड्ढे में बैनी और अना मिलकर हेलन को नीचे उतारते हैं तो हेलन अना को डांटती है कि मेरा प्रिंसेस ड्रेस तुमने क्यों पहन के रखा हुआ है। कहते कहते वो एक वायर पर पैर रख देती है और तभी ऊपर से भारी पत्थर उनकी ओर गिरते हैं। ऐन वक्त पर अना हेलन को धक्का देकर बचा लेती है। वो हेलन को बताती है कि मैं तुम्हारी जगह नहीं लेना चाहती थी, वो तो तुम गायब हो गई थी, इसलिए मुझे ये ड्रेस पहनना पड़ा। लेकिन स्टेज पर जाने से पहले मुझे पता चला कि तुम गड्ढे में गिर गई तो मैं तुरंत यहाँ भागी चली आई। अना का ये सेल्फलेस कैरेक्टर दोस्तों आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हेलन रोने लगती है कि अपना फेवरेट कैरेक्टर मिलने के बावजूद तुम उसे ठुकरा कर मुझे बचाने आ गई, थैंक्स यार। ये कहकर वो अना को गले लगा लेती है। बैनी देखता है कि वहाँ कई पुरातन चीजें रखी हुई है। ये लोग जो पायरेट्स प्ले कर रहे थे उसके बारे में भी कई बुक्स वहाँ पर होती हैं, यानी कि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, सच्ची कहानी है। बैनी कुछ पुरातन चीजों को उठा लेता है।
अपने कमरे में बंद प्रिंसिपल देखता है कि मैरी और मैजिशियन स्कूल के अंदर जा रहे हैं। वो जान जाता है कि सारी मुसीबत की जड़ यही दोनों है। वो एक कर्टेन की मदद से खिड़की से नीचे आ जाता है। यहाँ बेनी, अना और हेलन टनल से निकलकर बैक स्टेज पहुंच जाते हैं। अना कहती है कि मैं ड्रेस उतार देती हूँ, तुम इसे पहनो और स्टेज पर जाओ। लेकिन हेलन कहती है कि नहीं, ये रोल तुम्हारे लिए ही बना है। मैं तो यूं ही जिद कर रही थी, अब तुम जाओ और अच्छा परफॉर्म करो। अना भी स्टेज पर जाकर अपना गाना गाती है और एक शानदार परफॉर्मेंस देती है। ऑडियंस उसे बहुत चीयर करती है और अना एकदम खुश। अब क्लाइमेक्स फाइट के लिए वे पर्दा डालकर स्टेज को सेट कर रहे होते हैं। इडा ने बड़े चाव से फैल्कन बर्ड वाला ये सीन लिखा था, लेकिन फैल्कन बर्ड का मॉडल गलती से गिरकर टूट जाता है। अब इडा परेशान हो जाती है कि अब ये सीन हम कैसे करेंगे। जोई कहता है कि हम पेंगुइन को यूज करेंगे, उसे तो लोगों के सामने जाने से डर नहीं लगता और ये दूसरा मैजिकल एनिमल की तरह टॉय नहीं बनना चाहता। फिर क्या था, वह पेंगुइन को फैल्कन बर्ड का भेष पहना देते हैं। प्रिंसेस और पायरेट्स के बीच घमासान लड़ाई होती है, जिसमें फैल्कन बर्ड प्रिंसेस की मदद करता है। आखिर ये प्ले शानदार तरीके से खत्म होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। और इस बच्चों को खूब अप्रिशिएट करती है। इतने में प्रिंसिपल अंदर आ जाते हैं। प्रेस वाले उन्हें घेर लेते हैं और कहते हैं, आपके स्टूडेंट्स का ये ड्रामा सच में बेहतरीन था, लेकिन आपने रियल हिस्टोरिकल प्ले करने के बजाय ये फिक्शनल स्टोरी क्यों चुनी। अब प्रिंसिपल की बोलती बंद हो जाती है और तभी मैरी वहां पर आती है और एक पुरानी पेंटिंग दिखाती है, जिससे पता चलता है ये फिक्शन नहीं, हिस्ट्री में ऐसा हुआ था। दरअसल उस गड्ढे में से बेनी इन पुरातन चीजों को उठा लिया था। मैरी इन हिस्टोरिकल प्रूफ को ढूंढने के इरादे से रोज रात को स्कूल के कैंपस में गड्ढा खोदा करती थी, क्योंकि इसकी कहानी की घटना इसी जगह पर हुई थी। आखिर में प्रिंसिपल उस पेंटिंग के आगे आकर प्रेस वालों को फोटो के लिए शान से पोज देने लग जाता है। वो मैरी को फिर से नौकरी पर रख लेता है। अगले सीन में मैरी और मैजिशियन सारे बच्चों को बुलाकर बताते हैं, हमेशा की तरह बिना भेदभाव के तुम सब मिलकर काम करोगे तो सफलता तभी मिलेगी। ये कहकर मैरी मैजिशियन के साथ उस ट्रक में बैठकर चली जाती है। उन्हें एक और जंगल के बारे में पता चलता है, जहाँ कुछ और मैजिकल एनिमल्स रहते हैं। इनका सफर यूं ही चलता रहेगा। इसी के साथ स्कूल ऑफ मैजिकल एनिमल्स पार्ट 2 यहाँ पर खत्म होता है। बाकी आप हमारे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, मूवीज वेदर पर। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं बेहतरीन मूवीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।